जब हम परिवार, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार की बात करते हैं, तो दिमाग में एक बहुत ही बेसिक अजम्पशन होता है, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्टेनिटी। हाँ बिल्कुल, एक सीधी लाइन की तरह। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे ये एक डायरेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन हो। अगर किसी की मौत होती है तो उसकी बनाई हुई या उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नेचुरली उसके बच्चों को या सबसे करीबी ब्लड रिलेशंस को जाएगी। राइट, लोग मानते हैं कि खून का रिश्ता मतलब प्रॉपर्टी गारंटीड है। सही बात है। ब्लड रिलेशंस और लीगल राइट्स एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जब तक आप उस परिवार का हिस्सा हैं, आपका हिस्सा कानून की आंखों में पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन तभी आप हिंदू सक्सेशन एक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर सक्सेशन के इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में एंटर करते हैं और वहां सब उलझ जाता है। बिल्कुल, अचानक से वो स्ट्रेट लाइन एकदम उलझ जाती है। पता चलता है कि कानून किसी को उसके ही परिवार की प्रॉपर्टी से लीगली बेदखल कर सकता है। और देखो, ये बेदखली कोई आम बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कानून सिर्फ ब्लड रिलेशंस को अंधे होकर फॉलो नहीं करता। कानून और परिवार का रिलेशन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना सोसाइटी आमतौर पर सोचती है। बिल्कुल, इनहेरिटेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अनकंडीशनली मिल जाएगी। उसके अपने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। और इसी आधार पर आज के द डीप डाइव के इस नए सफर की शुरुआत होती है। आज का हमारा विषय है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत आने वाला डिस्क्वालिफिकेशन फॉर सक्सेशन, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है ना? आज हमारा मिशन ये समझना है कि लीगल और हिस्टोरिकल सोर्सेस के आधार पर ऐसी कौन सी सिचुएशंस या ग्राउंड्स हैं जिनके तहत किसी लीगल एयर को उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से रोका जा सकता है। राइट। प्राचीन काल के स्ट्रिक्ट कानून से लेकर आज के मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लॉज तक प्रॉपर्टी के नियम किस तरह बदले हैं। ये जर्नी सिर्फ लीगल प्रोविजंस की नहीं है, बल्कि सोसाइटी के एवोल्यूशन की कहानी है। एग्जैक्टली, इन कानूनों के बदलाव में हमें सोसाइटी की सोच, मोरालिटी और जस्टिस को देखने का एक पूरा बदलता हुआ नजरिया मिलता है। तो इस बदलते नजरिए को समझने के लिए पुराने कानून को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जब हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ रहा था तो ओल्ड हिंदू लॉ के रूल्स देखकर सच में मेरा दिमाग घूम गया। वहां डिस्क्वालिफिकेशन का आधार काफी ज्यादा सख्त, बल्कि थोड़ा क्रूअल लगता था मुझे। हेरिटेंस का राइट किसी भी तरह की इक्वालिटी पर बेस्ड था ही नहीं, वो कंप्लीटली कंडीशनल था। कंडीशनल? लेकिन किस तरह की कंडीशंस? देखो, ओल्ड हिंदू लॉ के तहत सक्सेशन और रिलीजियस रिचुअल्स आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। प्रॉपर्टी उसी को मिलती थी जो रिलीजियस ड्यूटी पूरी कर सके। इस वजह से किसी भी तरह के फिजिकल या मेंटल इश्यूज को डिस्क्वालीफाई करने का ग्राउंड मान लिया जाता था। वेट, रिलीजियस रिचुअल से फिजिकल इश्यूज का क्या लेना देना? किस तरह के फिजिकल इश्यूज को डिस्क्वालिफिकेशन माना जाता था? जैसे डेफनेस यानी बहरापन, ब्लाइंडनेस अंधापन, खास तौर पर अगर वो बर्थ से हो। इसके अलावा लेप्रेसी, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, ल्यूनेसी या एक्सट्रीम मेंटल इनकैपेसिटी। यहाँ तक कि अनचैस्टिटी यानी चरित्रहीनता को भी एक आधार बनाया जाता था लोगों को उनके प्रॉपर्टी राइट से बेदखल करने के लिए। लॉजिक ये दिया जाता था कि एक व्यक्ति जो फिजिकल या मेंटल रूप से कंप्लीटली फिट नहीं है, वो अपने एंसेस्टर्स के लिए रिलीजियस रिचुअल्स या पिंडदान ठीक से नहीं कर सकता। ये तो पूरी तरह अनफेयर है। हाँ, और इसलिए कानून कहता था कि उसे एंसेस्ट्रल वेल्थ पर कोई हक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये तो सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है ना? एक इंसान जो बर्थ से डेफ या ब्लाइंड है, उसमें उसकी क्या गलती है? एक तरह से उस वक्त की सोसाइटी फिजिकल हेल्थ और मेडिकल कंडीशंस को सीधे मॉरल राइट्स से जोड़ रही थी। एग्जैक्टली, उनका वर्ल्ड व्यू ही वही था। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसे पिछले जन्म का पाप या मॉरल फेलिंग मान लिया जाता था। उस मेडिकल कंडीशन की सजा उसको फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करके दी जाती थी। मतलब एक फिजिकल बीमारी लिटरली एक फाइनेंशियल डेथ सेंटेंस बन जाती थी। यही उस जमाने का सबसे बड़ा फ्लॉ था। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा था जहां इंडिविजुअल राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस रिलीजियस और सोसाइटल नॉर्म्स को दी जाती थी। लेकिन कानून हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राइट, वो इवॉल्व होता है। बिल्कुल, एक सोसाइटी तभी इवॉल्व होती है जब वो अपनी पुरानी गलतियों को पहचानती है। और इस स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की पहली कोशिश 1928 में हुई थी। 1928 का हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट। सही पकड़ा। इस एक्ट ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाया। इसने इनमें से लगभग सभी फिजिकल डिस्क्वालिफिकेशंस को हटा दिया।
इसने क्लियर किया कि फिजिकल डिफेक्ट्स या डिजीजेस के आधार पर किसी का भी इनहेरिटेंस राइट नहीं छीना जा सकता, सभी फिजिकल डिस्क्वालिफिकेशंस या कोई एक्सेप्शन था? सिवाय एक्सट्रीम मेंटल इनकैपेसिटी के, जैसे लूनेसी जो बर्थ से हो। लेकिन असल रेवोल्यूशन आया आज़ादी के बाद, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 पास हुआ, जिसे हम HSA कहते हैं। और इस HSA ने रूल्स को पूरी तरह से सेक्युलर और फेयर बना दिया, राइट? HSA का सेक्शन 28 आकर क्लियरली कहता है कि कोई भी डिजीज, डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी अब किसी भी हाल में डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं हो सकती। एग्जैक्ट प्रोविजन यही है। सेक्शन 28 ने कानून को ड्रास्टिकली सिंप्लीफाई किया। उसने हेल्थ या फिजिकल कंडीशंस को इनहेरिटेंस की इक्वेशन से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। आज लॉ इस बात पर फोकस करता है कि इनहेरिटेंस एक सेक्युलर सिविल राइट है, ना कि कोई रिलीजियस रिवॉर्ड। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल शिफ्ट है। सच में इसका मतलब मॉडर्न कानून ने इस बात को स्टैब्लिश कर दिया कि एक मेडिकल डायग्नोसिस को आप प्रॉपर्टी राइट्स छीनने का हथियार नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बना सकते। लॉ अब इंडिविजुअल इक्वालिटी पर खड़ा है। कानून ने इंश्योर किया कि प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन किसी ऐसी चीज पर निर्भर ना करे जो एक इंसान के कंट्रोल के बाहर है, जो आप बदल नहीं सकते, उसके लिए आपको सजा नहीं मिल सकती। अब यहाँ से एक नया और बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर हेल्थ इश्यूज, डिजीजेज या फिजिकल डिफॉर्मिटीज अब डिस्क्वालिफिकेशन का कारण नहीं है, तो मॉडर्न लॉ में आखिर किस चीज को डिस्क्वालिफाइंग माना जाता है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। अगर किसी की बदकिस्मती उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती, तो आखिर क्या छीन सकता है? इसका जवाब किसी मेडिकल कंडीशन में नहीं, बल्कि ह्यूमन मैलिस यानी एक्सट्रीम क्रिमिनल इंटेंट में छुपा है। मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 25 की, द मर्डर्स डिस्क्वालिफिकेशन। हाँ, ये मॉडर्न हिंदू लॉ का शायद सबसे स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल और मॉरली साउंड प्रोविजन है। सेक्शन 25 के तहत कानून एक क्लियर लाइन ड्रॉ करता है। अगर कोई व्यक्ति उस इंसान का मर्डर करता है या मर्डर में अबेटमेंट यानी अपराध करने में मदद करता है, राइट, जिसकी प्रॉपर्टी उसे सक्सेशन में मिलने वाली है, तो उस मर्डरर को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। देखो, ये पॉइंट सुनने में आसान लगता है, पर इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। जैसे ही मर्डर वर्ड आता है, दिमाग में बहुत से एज केसेस आने लगते हैं, क्योंकि मर्डर के अलग अलग रूप होते हैं। बिल्कुल होते हैं। लॉ उन्हें अलग तरह से देखता है। तो अगर किसी ने सेल्फ डिफेंस में जान ली हो या किसी एक्सीडेंट में गलती से मौत हो गई हो, जिसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहते हैं, क्या वहां भी ये प्रॉपर्टी छीनने वाला डिस्क्वालिफिकेशन लागू होगा? ये एक बहुत ही जरूरी डिस्टिंक्शन है। सेक्शन 25 तब स्ट्राइक करता है जब इंटेंट यानी इरादा प्रॉपर्टी जल्दी पाने का हो या उस सक्सेशन प्रोसेस को मैनिपुलेट करने का हो। अच्छा, इरादा मैटर करता है। एग्जैक्टली। अगर प्योरली सेल्फ डिफेंस का केस है जहां इंटेंट प्रॉपर्टी क्लेम करना नहीं बल्कि अपनी जान बचाना था, या एक्सीडेंटल डेथ का केस है, तो वो क्रिमिनल लॉज के तहत जज होगा। लेकिन सेक्शन 25 स्पेसिफिकली उस एक्सट्रीम मैलिस को टारगेट करता है जहां सक्सेशन का मर्डर से डायरेक्ट लिंक हो। यानी मर्डर और प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के बीच में एक प्रॉपर कॉजेशन होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए। हाँ, और ये सिर्फ उस व्यक्ति के मर्डर तक सीमित नहीं है जिसकी प्रॉपर्टी मिलनी है। सेक्शन 25 का स्कोप देखिए। ये भी कहता है कि अगर कोई हेयर किसी तीसरे इंसान का भी मर्डर करता है सिर्फ इसलिए ताकि इनहेरिटेंस का प्रोसेस उसके फेवर में स्पीड अप हो जाए, तो भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। वेट, तीसरे इंसान का मर्डर? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है। एक एग्जांपल देके समझाइए। श्योर। मान लीजिए एक फादर की प्रॉपर्टी है और उनके 2 बेटे हैं। अब अगर छोटा भाई बाप का खून ना करके अपने बड़े भाई का खून कर दे, ओह, आई सी, ताकि सक्सेशन के टाइम बाप की पूरी प्रॉपर्टी अकेले उसे मिल जाए, तो इस केस में छोटा भाई उस फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसने उस प्रॉपर्टी सक्सेशन प्रोसेस को अपने खूनी खेल से करप्ट कर दिया है। समझ गया। ये एकदम किसी क्राइम थ्रिलर नॉवल जैसा लग रहा है, पर ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बहुत सॉलिड है। इसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है? कोर्ट्स का कहते हैं इस पर? इसे स्मृति कस्तूरी देवी वर्सेस डीडीसी केस में प्रिवी काउंसिल ने बहुत ब्यूटीफुली समराइज किया था। उन्होंने कहा था कि ये फेयरनेस का फाउंडेशनल रूल है कि कोई भी क्रिमिनल अपने ही क्राइम से फायदा नहीं उठा सकता। राइट, प्रॉफिटिंग फ्रॉम योर ओन रॉन्ग। Exactly. In their words, a man cannot slay his benefactor and then claim his bounty. अगर आपने किसी प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए खून बहाया है, तो कानून उस प्रोसेस से आपका हर हक छीन लेगा। मैं इस लॉजिक से पूरी तरह अग्री करता हूं,
लेकिन कानून केवल एक मर्डरर को डिस्क्वालीफाई करके रुक नहीं सकता ना, उसे अगला कदम भी उठाना होता है। एक टेक्निकल सवाल मेरे दिमाग में आता है, उस मर्डरर का एक लीगल शेयर तो इस प्रॉपर्टी में था? बिल्कुल था। अगर मर्डरर को उसकी लीगल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो आखिर उसका शेयर जाता कहाँ है? क्योंकि प्रॉपर्टी हवा में तो गायब नहीं हो सकती, उसका क्या होता है? और इसी सवाल का टेक्निकल जवाब हमें मिलता है सेक्शन 27 में, जिसे इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कहा जाता है। लॉ इस ट्रिकी लॉजिस्टिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक लीगल फिक्शन का सहारा लेता है। लीगल फिक्शन यानी कानून किसी ऐसी चीज को सच मान लेता है जो फिजिकल रियलिटी में झूठ है। सही समझे। सेक्शन 27 के मुताबिक जब कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई होता है, जैसे मर्डर के केस में, तो कानून उस डिस्क्वालीफाइड पर्सन को लीगली डेड मान लेता है। लीगली डेड? हाँ, यानी प्रॉपर्टी डिवॉल्यूट करते वक्त कानून ये मानकर चलता है कि उस मर्डरर की मौत सक्सेशन ओपन होने से पहले ही हो चुकी है, उसका वजूद वहां से मिटा दिया जाता है। रुकिए, लीगली डेड? पर वो मर्डरर तो फिजिकली जिंदा है, शायद जेल में बैठकर अपनी सजा काट रहा हो, पर प्रॉपर्टी सक्सेशन चेन के लिए कानून उसको ऐसी स्थिति में डाल देता है जैसे उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। पूरी तरह से सक्सेशन चेन से उसको कंप्लीटली निकाल दिया जाता है। यहां मैं एक मैकेनिकल एनालॉजी यूज करना चाहूंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। देखो, सोच कर देखिए कि एक पॉकेट वॉच या किसी कॉम्प्लेक्स मशीन के अंदर एक गरारी यानी एक गियर परमानेंटली खराब हो गया है। अच्छा एग्जाम्पल है। अब अगर वो मशीन उस टूटे हुए गियर पर रुकी रहेगी तो पूरी मशीन बंद पड़ जाएगी। तो वॉचमेकर उस टूटे हुए गियर को बीच में से निकाल देता है और सिस्टम ऑटोमेटिकली उस खराब पीस को बाईपास करके अगले गियर से जुड़ जाता है ताकि मशीन बिना रुके चलती रहे। यहां मर्डरर वो टूटा हुआ गियर है और कानून उसे बाईपास करके आगे बढ़ जाता है। ये एनालॉजी बिल्कुल प्रिसाइज है, एकदम परफेक्ट। कानून बाईपास करके आगे किस तक बढ़ता है? नेक्स्ट एलिजिबल हेयर्स तक। प्रॉपर्टी उस डिस्क्वालिफाइड हेयर को स्किप करके अगले उत्तराधिकारियों के पास चली जाती है। राइट। और यहाँ एक बहुत फैसिनेटिंग ट्विस्ट आता है। अगर उस मर्डरर के अपने बच्चे हैं तो क्या उन बच्चों को इनहेरिटेंस का राइट मिलेगा? जवाब है हाँ। वेट, क्या मर्डरर के बच्चों को इनहेरिटेंस मिलेगी? लेकिन अगर प्रॉपर्टी बाईपास हो रही है तो उन्हें हिस्सा क्यों मिल रहा है? क्योंकि जैसा हमने अभी सीखा, कानून की नज़र में मर्डरर डेड हो चुका है और जब किसी हेयर की मौत हो जाती है तो नेचुरली उसका शेयर उसके लीगल हेयर्स यानी उसके बच्चों को ट्रांसफर होता है। ओह, आई सी। मर्डरर के गुनाह की सजा उसके मासूम बच्चों को नहीं मिलती जब तक उन बच्चों ने उस क्राइम में खुद कोई हिस्सा न लिया हो। सिस्टम ने सिर्फ टूटे हुए गियर को निकाला है, पूरी वॉच को डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये सच में डीप जस्टिस है। एक तरफ मर्डरर को सजा भी दी, उसको प्रॉपर्टी से पूरी तरह आइसोलेट कर दिया, और दूसरी तरफ उसके बच्चों के कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रॉपर्टी राइट्स को भी सुरक्षित रखा। बिल्कुल। कानून लॉजिक और ह्यूमैनिटी के बीच एक कमाल का बैलेंस रखता है। लेकिन अगले डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते ही ये बैलेंस एक बहुत बड़ा फिलॉसफिकल डिबेट बन जाता है। कैसी डिबेट? देखो, हमने देखा कि एक्सट्रीम मैलिस यानी मर्डर डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है। लेकिन क्या होगा जब कोई व्यक्ति मैलिस से नहीं बल्कि पर्सनल चॉइस से कोई कदम उठाए, जैसे अपना धर्म बदलना? क्या कन्वर्जन से प्रॉपर्टी राइट्स छीन सकते हैं? ये तो एक बहुत पुराना नैरेटिव रहा है कि अपना धर्म छोड़ना एंसेस्ट्रल रूट्स को काटने जैसा माना जाता था। क्या आज का कानून, स्पेशली सेक्शन 26, इस बात पर पेनलाइज करता है? ये इशू सच में कॉम्प्लेक्स है। पुराने दौर में धर्म छोड़ना आपको परिवार से और प्रॉपर्टी से पूरी तरह बेदखल कर सकता था, लेकिन आज का सेक्शन 26 एक बहुत ही सरप्राइजिंग और पैराडॉक्सिकल अप्रोच अपनाता है। अच्छा, वो क्या है? रूल ये है कि जो व्यक्ति हिंदुइज्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है, यानी जो खुद कन्वर्ट होता है, वो अपने हिंदू रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से डिस्क्वालीफाई नहीं होता। मुझे इसे ठीक से समझने दीजिए। एक हिंदू इंडिविजुअल अपनी मर्जी से कल अपना धर्म बदल लेता है, तब भी जब उसके फादर या मदर की डेथ होगी, उसको प्रॉपर्टी में अपना पूरा इक्वल शेयर मिलेगा। उसकी प्रॉपर्टी राइट्स सेफ है? पूरी तरह सेफ है। कानून कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर ढांचे को और इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट करता है। एक अडल्ट अपने धर्म का चुनाव खुद कर सकता है और इस पर्सनल चॉइस के आधार पर उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा सकती। डिस्क्वालिफिकेशन उस कन्वर्ट होने वाले इंसान पर लागू नहीं होता। राइट। लेकिन, और यहाँ ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन उसके अनडिसेंडेंट्स यानी बच्चों पर लागू होता है जो कन्वर्जन के बाद पैदा हुए हों। वेट अ मिनट,
ये कहाँ का जस्टिस है? ये तो पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। कानून उस व्यक्ति के इंडिविजुअल फ्रीडम की पूरी इज्जत कर रहा है जिसने डायरेक्टली अपना धर्म बदला, लेकिन दूसरी तरफ कानून एक मासूम बच्चे को पेनलाइज कर रहा है जिसका उस धर्म परिवर्तन में कोई हाथ ही नहीं था। मैं समझ सकती हूँ ये सुनने में कैसा लग रहा है। एक बच्चा जो सिर्फ एक नए धर्म के स्ट्रक्चर में पैदा हुआ, उसको कानून हिंदू फैमिली ट्री की प्रॉपर्टी से परमानेंटली काट रहा है। मैं इस आर्ग्यूमेंट के बिल्कुल खिलाफ हूं। ये फेयरनेस कैसे हो सकती है? आपका गुस्सा और लॉजिक दोनों वैलिड है, और सच कहूं तो लीगल स्कॉलर्स भी इस पैराडॉक्स पर अक्सर बहस करते हैं। लेकिन इस नियम के पीछे गहरा लीगल फिलॉसफी है जो प्रॉपर्टी की ओरिजिन को समझने की कोशिश करती है। वो फिलॉसफी क्या है? देखिए, लॉ यहाँ दो अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच बाउंड्री बना रहा है। एक व्यक्ति जो हिंदू परिवार में पैदा हुआ, उसने अपना चाइल्डहुड और लाइफ उस फ्रेमवर्क में बिताई, उसका उस फैमिली की प्रॉपर्टी पर एक इनहेरेंट राइट बन गया था जिसे कानून ने उसके धर्म बदलने के बाद भी सुरक्षित रखा। ठीक है, उस पेरेंट का राइट प्रिजर्व हो गया। लेकिन उसके वो बच्चे जो कन्वर्जन के बाद पैदा होते हैं, वो एक पूरी तरह अलग रिलीजियस और लीगल सिस्टम के अंदर आते हैं। बलचंद जयराम ललवानी वर्सेस नजनीम खालिद कुरैशी केस में कोर्ट ने इस बात को डीपली एक्सप्लेन किया था। कोर्ट ने क्या कहा इस पर? कोर्ट ने क्लियर किया कि डिस्क्वालिफिकेशन उन डिसेंडेंट्स पर लगती है ताकि इंटेस्टेट सक्सेशन, यानी जब कोई विल ना बनी हो, उसके दौरान एक रिलीजियस लीनेज प्रिजर्व रहे। इंटरस्टेट सक्सेशन, तो क्या ये सब रूल्स हर तरह की इनहेरिटेंस पर लागू नहीं होते? नहीं, और यही इस सेक्शन की सबसे बड़ी नुआंस है। ये डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटेस्टेट प्रॉपर्टी पर लागू होती है। जब कोई व्यक्ति बिना विल बनाए गुजर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी स्टेट के बनाए रूल्स के हिसाब से बंटती जाती है। राइट, डिफॉल्ट रूल्स। स्टेट उस सिचुएशन में वही डिफॉल्ट रिलीजियस और कल्चरल रूल्स अप्लाई करता है जिस फ्रेमवर्क में वो प्रॉपर्टी बनाई गई थी। अगर फैमिली हिंदू थी तो डिफॉल्ट अजम्पशन यही होती है कि प्रॉपर्टी हिंदू उत्तराधिकारियों में ही रहे। इसलिए कन्वर्ट के बच्चों को उस चेन से रोका जाता है। पर अगर विल हो तो क्या होगा? अगर टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, यानी प्रॉपर्टी ओनर ने खुद एक लीगल विल बनाई है, तो ये रिलीजन वाला डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई ही नहीं होता। एक हिंदू दादा अगर चाहे तो लीगली अपनी विल में अपनी पूरे प्रॉपर्टी अपने उस पोते को दे सकता है जो किसी और धर्म में पैदा हुआ हो। ओह, आई सी। टेस्टामेंट्री सक्सेशन में प्रॉपर्टी ओनर की मर्जी सबसे ऊपर होती है और कानून वहां इंटरफेयर नहीं करता। अब इसकी अंडरलाइंग मैकेनिज्म थोड़ी क्लियर हुई मुझे। जब आप खुद डिसाइड नहीं करते, मेरा मतलब है विल नहीं बनाते, तो कानून समाज की पुरानी अजम्पशंस पर वापस चला जाता है। स्टेट मानता है कि एंसेस्ट्रल धन को पुराने रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर ही रहना चाहिए। एग्जैक्ट पॉइंट। लेकिन अगर आप विल बनाते हैं तो आपकी इंडिविजुअल राइट्स स्टेट के रूल्स को ओवरराइड कर देती हैं। ये एक बहुत फाइन लाइन है इंडिविजुअल लिबर्टी और ट्रेडिशनल वेल्थ प्रिजर्वेशन के बीच। एग्जैक्टली। कानून समाज की रियलिटीज और इंडिविजुअल चॉइस दोनों को बैलेंस करता है। इसमें एक और छोटा लेकिन जरूरी कैच है, सेक्शन 26 का। अगर वो बच्चे जो कन्वर्जन के बाद पैदा हुए थे, सक्सेशन ओपन होने से पहले वापस हिंदुइज्म में आ जाते हैं, तो उनका इनहेरिटेंस का राइट दोबारा जिंदा हो जाता है। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन मिटा दी जाती है। तो धर्म की लाइन एक रिवॉल्विंग डोर की तरह है इस कानून में। अब सोचिए कि इनहेरिटेंस ने बिहेवियरल रूल्स जैसे मर्डर को कैसे अप्रोच किया और रिलीजियस रूल्स को कैसे अप्रोच किया। लेकिन एक और फैक्टर था जिसे एक इंसान खुद बदल नहीं सकता था। वो थी उसकी आइडेंटिटी, उसका जेंडर। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। हिस्टोरिकल हिंदू लॉ ने औरतों को इनहेरिटेंस के मामले में बहुत सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेट किया था। इस डीप डाइव में इस टॉपिक पर आना लाजमी है। मैं ओमिशन ऑफ सेक्शन 24 की बात कर रहा हूं, जो पहले विडो रीमैरिज को पीनलाइज करता था। सही दिशा में चले गए आप। जेंडर जस्टिस इस लीगल जर्नी का सबसे डिफाइनिंग चैप्टर है। सेक्शन 24 के तहत हिस्टोरिकली एक रूल था जो विधवाओं को, यानी विडोज को, इनहेरिटेंस से दूर रखने का एक क्लियर हथकंडा था। हथकंडा कैसा? अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी और उसके डिसीज्ड बेटे, पोते या भाई की विडो सक्सेशन ओपन होने से पहले रीमैरिज कर लेती थी, नया घर बसा लेती थी, तो वो उस प्रॉपर्टी से परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाती थी। इस बात को क्लियर शब्दों में बोलूं तो कानून ने विडो की इनहेरिटेंस को एक कंडीशनल लीज बना दिया था। मतलब प्रॉपर्टी तुम्हारे पास तब तक ही रहेगी जब तक तुम अपने आप को विडो की तरह इस परिवार में बांध कर रखोगी, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खत्म करके रखोगी। हाँ, बिल्कुल वही था। जैसे ही उस औरत ने नई शादी की,
लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा, परिवार उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन लेता था। ये कानून पूरी तरह पेट्रियार्कल ओनरशिप दिखाता था। औरत की अपनी प्रॉपर्टी का हक इस बात पर निर्भर था कि उसका मर्द कौन है। ये उन कानूनों की सबसे हार्श रियलिटी थी। सोसाइटी का जेंडर बायस सीधा लॉज में लिखा हुआ था, लेकिन 2005 में सोसाइटी और लीगल फिलॉसफी दोनों में एक मैसिव अर्थक्वेक आया। 2005 का अमेंडमेंट, राइट? यस, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 पास किया गया। इस अमेंडमेंट ने सेक्शन 24 को जड़ से उखाड़ फेंका और इसे पूरी तरह रिपील कर दिया। एक छोटा सा लीगल स्टेप, लेकिन जेंडर इक्वालिटी की दिशा में ये कितना बड़ा कदम था। इस रिपील ने इंश्योर किया कि औरतों के बेसिक राइट्स उनके मैरिटल स्टेटस से हॉस्टेजेस नहीं बनेंगे। अब रीमैरिज करने पर किसी भी विडो की प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा सकती। बिल्कुल नहीं। कानून अब औरत को एक इंडिविजुअल मानता है। लेकिन मैं एक हिस्टोरिकल फुटनोट पढ़ रहा था इस सेक्शन के बारे में। एक डाउट है मुझे, क्या ये सच है कि ये पुराना डिस्क्वालिफिकेशन विडोड मदर पर लागू नहीं होता था? हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल टेक्निकलिटी है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। ये पुराना कानून बेटे, पोते या भाई की विडो पर लगता था, पर माँ पर नहीं लगता था। ऐसा क्यों? इसे कस्तूरी देवी वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के एक जजमेंट में बहुत डिटेल में समझाया गया था। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि एक माँ को उत्तराधिकार एक विडो की कैपेसिटी में नहीं मिलता, बल्कि एक मदर की कैपेसिटी में मिलता है। यानी उसका कनेक्शन अपने बच्चे के साथ ब्लड रिलेशन से आता है, अपने पति के साथ शादी से नहीं। हाँ, ब्लड रिलेशन तो परमानेंट होता है। सही कहा आपने। क्योंकि रिलेशन सीधा खून का था, तो मदर चाहे रीमैरिज कर भी ले, वो अपने डिसीज्ड बच्चे की प्रॉपर्टी से डिस्क्वालीफाई नहीं की जा सकती थी। लेकिन खैर, अब तो 2005 के अमेंडमेंट के बाद विंडोज के लिए रीमैरिज वाला डिस्क्वालिफिकेशन वापस किसी पर लागू नहीं होता। कानून ने इक्वालिटी को वापस सिस्टम का कोर प्रिंसिपल बना दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम इस डीप डाइव के सभी पार्ट्स को एक जगह कनेक्ट करें। हमने देखा कि किस तरह हिंदू सक्सेशन एक्ट इवोल्यूशन की एक पूरी लॉन्ग जर्नी से गुजरा है। एंशिएंट काल के रूल्स, जहां फिजिकल और मेडिकल डिसेबिलिटीज एक मॉरल सजा बनकर प्रॉपर्टी छीन लेते थे, वो अब आज़ाद मॉडर्न सिस्टम में बदल चुके हैं, जहां मेडिकल कंडीशन किसी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी राइट नहीं छीन सकती। एग्जैक्टली। और डिस्क्वालीफाई होने के लिए अब एक्टिव मैलिस की जरूरत होती है, जैसे सेक्शन 25 का मर्डर प्रोविजन, जहां एक सिस्टम को मैनिपुलेट करने वाला मर्डरर खुद लीगली डेड मान लिया जाता है, ताकि इनहेरिटेंस चेन फेयर बनी रहे। ये कानून की एब्सोल्यूट फेयरनेस दिखाता है। और हमने ये भी समझा कि लॉ कैसे इंडिविजुअल लिबर्टीज और रिलीजियस फ्रेमवर्क्स के बीच रस्सी पर चलता है। कन्वर्ट व्यक्ति अपनी लिबर्टी रखता है, पर उसके नए धार्मिक बच्चे इंटेस्टेड प्रॉपर्टी से बाहर रखे जाते हैं। और सबसे खास 2005 के सेक्शन 24 रिपील जैसी जीत, जिसने औरतों को उनके मैरिटल स्टेटस की जंजीरों से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम दी। ये कानून स्टैटिक किताबों में दबे हुए नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन है। सही बात है, कानून समाज के साथ सांस लेता है। लेकिन इस रिफ्लेक्शन को देखते हुए एक थॉट एक्सपेरिमेंट का वक्त है, एक विचार जो किसी भी क्यूरियस दिमाग में आना चाहिए। हमने फोकस किया कि सेक्शन 26 एक कन्वर्ट इंसान के नए बच्चों को हिंदू प्रॉपर्टी से इनहेरिट करने से रोकता है, ताकि वेल्थ का ट्रांसफर सिर्फ ट्रेडिशनल कल्चरल बाउंड्रीज में ही हो। हाँ, वही इंटरस्टेट रूल। लेकिन सोचिए, अब आज का दौर पूरी तरह ग्लोबलाइज्ड हो रहा है। इंटरफेथ मैरिजेस, रिलीजियस फ्लूइडिटी और एक पर्सनल रिलेशनशिप विद रिलीजन तेजी से आम हो रही है। लोगों की आइडेंटिटी सिर्फ उनके फॉर्म में लिखे रिलीजन से डिफाइन नहीं होती। तो क्या फ्यूचर में ये रिलीजन बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन भी उतना ही आउटडेटेड और नैरो माइंडेड माना जाएगा, जितना हमें आज फिजिकल डिसेबिलिटीज वाला कानून लगता है? ये एक बहुत ही वैलिड और फ्यूचर फेसिंग सवाल है। क्या आने वाले समय में प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस खून के रिश्तों और धर्म की जंजीरों से पूरी तरह आज़ाद हो जाएगा? ये एक ऐसी फिलॉसफिकल डिबेट है जिस पर किसी को भी गहराई से सोचना चाहिए। इनहेरिटेंस सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं है, ये आने वाली सदियों के कानून की फाउंडेशन बनाता है। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। इन इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स के पीछे छुपी कानून की इस सोच पर विचार जरूर करें।